हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इसके पहले लेक्चर में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। सो इन केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड is basically a force that acts between two or more than two atoms to hold them together as a stable molecules। मीन्स कि दो एटम है ए एंड बी, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है टू होल्ड देम इनटू अ स्टेबल मॉलिक्यूल। इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड लाइक एक एटम ए है एंड एटम बी है, ये दोनों को स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, जिसको कहते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड। ओके, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? फॉलोइंग केमिकल फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। पहले होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल्स के बीच में। इसमें से एक एलिमेंट डोनर जैसा काम करता है, एक एक्सेप्टर जैसा करता है। केमिकल इसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल्स के बीच में। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर एटम ए है एटम बी है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करते हैं। इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड ही है। इसका हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इन फॉलोइंग सेक्शन। उसके बाद होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का है। इसमें क्या होता है ना, सपोज एक एटम ए है जिसके पास सल्फर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है, एंड एक एटम बी है जिसके पास लोन पेयर लाइक इसका ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या होगा कि एटम ए एटम बी को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। इसमें एक एलिमेंट डोनर जैसा काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें शेयरिंग होता है, लेकिन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम को के थ्रू जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है बिटवीन हाइड्रोजन एटम प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एंड लास्ट में होता है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग एक्ट करता है बिटवीन टू मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग एक्ट करता है। ओके, सो हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में हमने स्टडी किया। नाउ वी शुड नो कि व्हाट इज़ द काउज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लाइक अगर एटम कंबाइन कर रहे हैं, 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रहा है, ये चीज़ हमें स्टडी करना है। तो इसका रीज़न होता है, पहला रीज़न होता है टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आता है? सपोज कोई भी एटम्स है, एटम ए है, हमने 2 एटम का एग्जांपल लिया, एटम ए एंड एटम बी। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें देखो एक एटम ए है, इसके अंदर न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है, और एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नेगेटिव चार्जेस हैं। एंड सिमिलरली एटम्स बी हैं जिसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो और अगर हम इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं कि एटम्स ए का जो न्यूक्लियस है उसको Na कहते हैं, एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन है उसको Ea कह देते हैं, और जो एटम बी है इसको हम लोग बोलेंगे एटम बी, और इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो Eb से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूक्लियस को Nb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, और पॉजिटिव में रिपल्शन, नेगेटिव में रिपल्शन, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लग रहा है? पहले न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड में लग रहा है न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी। न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी के बीच में भी तो अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस है। फिर थर्ड में है कि न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। और लास्टली न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए, मतलब जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दोनों एटम्स के। और रिपल्सिव फोर्स किस में लगेगा? सिमिलर चार्जेस में, लाइक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, ये दोनों में रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन से क्या होता है ना, सपोज कि 2 एटम्स है ए एंड एटम्स बी, जिसका हमने एग्जांपल लिया है। ये दोनों अभी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, एटम्स ए है एंड एक एटम बी है, दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस होने के चलते क्या होगा
कि अगर ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं पहले एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में, तो अगर ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पे तो इसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगेगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी और डिस्टेंस का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, मतलब एनर्जी बहुत लाइक देखो ये एनर्जी का कर्व है और ये कितना छोटा है, एनर्जी बहुत स्मॉल रहेगा। एक एटम्स ए है एंड एटम बी है जिसका डिस्टेंस लार्ज है, इन्फिनाइट डिस्टेंस है। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जो एनर्जी है वो कितना कम एनर्जी प्रेजेंट है, एनर्जी का प्लॉट ऐसे है। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि अब ये दोनों को पास पास लेके आते हैं, लाइक एटम ए है एंड एटम बी है, ये थोड़ा सा सामने आ गया, न्यूक्लियस पे आ गया। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि दो एटम्स के बीच में, लाइक एटम ए एंड एटम बी के बीच में दोनों का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो जब ये बॉन्ड लेंथ पे आएगा ना, जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो उस केस में एनर्जी मिनिमम, देखो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम का ग्राफ बन रहा है। और ऑलवेज रिमेंबर ये यूनिवर्सली ट्रू है कि जो एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। अगर इस पोजीशन पे बॉन्ड लेंथ पे एनर्जी मिनिमम होगा, इट मीन्स कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। तो जब हम लोग दो एटम्स को पहले इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था तो एनर्जी कम था और स्टेबिलिटी भी लेस था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब इसको पास पास लाए तो एनर्जी जो है वो फर्दर डिक्रीज हो गया और कम हो गया, और इसके चलते स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गया। अब क्या हुआ ना कि दोनों बॉन्ड लेंथ तक आ गया, बॉन्ड लेंथ मतलब कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद फिर अगर इसको और पास लाते हैं, लाइक इसको अगर ये सामने आ जाएगा तो जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, तो दोनों सामने सामने आने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, न्यूक्लियस फोर्स के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो ओवरऑल जो होगा, ओवरऑल एनर्जी जो होगा इसमें बढ़ने लगेगा, और फिर एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो ये कर्व इंपॉर्टेंट है, एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का कर्व, कि पहले इन्फिनाइट डिस्टेंस पे यहाँ पे स्टेबिलिटी मिनिमम, एनर्जी भी मिनिमम, मिनिमम नहीं एनर्जी लेस, एंड उसके बाद जब बॉन्ड लेंथ पे आते हैं, बॉन्ड लेंथ पे एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, एंड जब बॉन्ड लेंथ के बाहर जाने उससे भी पास आने लगते हैं तो रिपल्सिव फोर्स के चलते एनर्जी मैक्सिमम होने लगता है। तो ये कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, ओके फर्स्ट रीज़न तो हो गया स्टेबिलिटी ऐसे ही आता है, न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स के चलते स्टेबिलिटी आता है और रिपल्सिव फोर्स के चलते अनस्टेबिलिटी आता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी होगा। और सेकेंड रीज़न क्या है, केमिकल कंपोजिशन का नॉवेल गैस कन्फिगरेशन। इसके बारे में हम लोग इसके फॉलोइंग सेक्शन में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन कैट आयंस एंड एनायंस, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। मेटल्स को हम लोग कैट आयंस कहते हैं और नॉन मेटल्स को एनायंस कहते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड लगता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम क्या करेगा, इसमें 3s1 कन्फिगरेशन है और इसको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, मतलब इसका 1 अगर निकल जाएगा तो ये नोबल गैस कन्फिगरेशन नियॉन के इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। तो ये क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज़ करके सोडियम प्लस में चेंज करेगा ताकि ये नियॉन के कन्फिगरेशन तक पहुंच जाए। और सेकेंड है क्लोरीन। तो क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन का कन्फिगरेशन हम देखेंगे कि क्लोरीन में है 3s2 एंड 3p5। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले तो 3p6 हो जाएगा, विच विल बी अ नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो ये क्या करेगा, नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो जो डोनेट कर रहे हैं वो है कैट आयंस, हमारे मेटल्स, और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो है एन आयन मीन्स नॉन मेटल। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड लगते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स। फिर एक छोटा सा टर्म है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी, चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट और आयन, जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। लाइक इस कंडीशन में सोडियम पे प्लस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 होगा, एंड क्लोरीन में -1 है तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी -1 होगा। इसके बाद होता है फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो सबसे पहला होता है लो आयनाइजेशन
एनर्जी ऑफ मेटल्स, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ए है, इसको अपना एक एटम ए है, एटम ए को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, जो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, ये हमने पहले पढ़ चुका है। तो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, और इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी इज गिवन। तो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी सिस्टम हो, तो वो अपना एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता, सब अपने एनर्जी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। इसीलिए जितना आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा, मीन्स कि जितने कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा, उतना अच्छा फेवरेबल केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी लेस होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगा तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहला पॉइंट है। और सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रो एफिनिटी। इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रो एफिनिटी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रो एफिनिटी जो होता है, इलेक्ट्रो एफिनिटी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सेप्ट 3 एलिमेंट हमने एक्सेप्शन में पढ़े थे, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड नियॉन, इन तीनों को छोड़ दें तो E1 जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है और एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम। इट मीन्स कि एनर्जी सिस्टम को मिलता है, इट मीन्स इंक्रीज ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसमें एनर्जी का आउटपुट हो रहा है तो ये हाई होना चाहिए। इनपुट लेस होना चाहिए एनर्जी का, जो इनपुट है एनर्जी का इनपुट है आयनाइजेशन इंथैल्पी जो कि लेस होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आउटपुट ऑफ एनर्जी जो हाई होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एंड लास्ट टर्म आता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। मीन्स कि क्रिस्टल लैटिस जब बनता है, लाइक एटम ए है जिसको आयंस कहते हैं, बी है बी माइनस जिसको एनाइंस बोलेंगे, जब ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना, जब क्रिस्टल लैटिस बनेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगा उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं, और इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये हाई होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए क्योंकि इसमें ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये हाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है। और जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑलवेज रिमेंबर, एनर्जी जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि एनर्जी जो हमने पढ़ा, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है, तो इसमें देखो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, इसीलिए डिस्टेंस पे लैटिस एनर्जी डिस्टेंस पे मतलब लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब लैटिस एनर्जी क्या, कोई भी एनर्जी हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो एफिनिटी हो, कोई सा भी एनर्जी हो, वो डिस्टेंस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल लैटिस एनर्जी का हम लोग के पास एग्जाम्पल दिया हुआ NaCl, MgCl2, AlCl3। तो इसमें जो लैटिस एनर्जी है मैक्सिमम है फॉर AlCl3, और यहाँ पे साइज़ के बेसिस पे देखेंगे तो NaF का साइज़ सबसे ज़्यादा है रिस्पेक्ट टू NaIQ, क्योंकि साइज़ ज़्यादा है, साइज़ कम है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है रिस्पेक्ट टू आयोडीन, तो इसके चलते लैटिस एनर्जी फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।